इवन आज की डेट में क्या है, डिजाइनर बेबी का चलन हो चुका Of course. है, सिजेरियन बच्चे होते हैं। Right. तो पेरेंट्स क्या करते हैं, स्पेशली चाहे बाकी प्लेनेट उसके अनुकूल हो, ये गंडमूल है, यहाँ पे हम डिलीवरी नहीं करवाएंगे। जो बच्चे केतु या बुध के नक्षत्रों में पैदा होंगे, वो भारी हो हल्के हो, वो बाद की बातें हैं, वो सारे के सारे बच्चे जीनियस। तो जो भी केतु के अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, शुरुआती नक्षत्र में, उसके 3 मायने हैं। पहला मायना है कि इनके जीवन में कोई ना कोई नई चीज शुरू होनी है जो फैमिली के पैटर्न से अलग होगी, और दूसरा इनकी नेचर जो है वो किस तरह की बनेगी, हमेशा किसी ना किसी एक चीज में इनिशिएट लेने की कला। मैं करके दिखाता हूं, बोलो, लेकिन इनके जीवन में कंसिस्टेंसी विल बी एन इशू। एक ना अलग से इंडस्ट्री चल रही है पूजा करवाने, ट्रेजिकली पूजा करवाना इज समथिंग वेरी गुड, डिवाइन, लेकिन अगर सही से करवाई जाए। एक होता है फेयर मॉन्गरिंग, डरा के पूजा करवाना, वो गलत है ना, वो गलत है, मैं उसके बड़ा विरुद्ध हूं। आपने देखा होगा कि जब भी घर में कोई गंडमूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में एक डर का माहौल हो जाता है। लोग अलग अलग तरीके के वहम पाल लेते हैं कि बच्चा गंडमूल में पैदा हुआ है, इसका भविष्य कैसा होगा, परिवार के लिए वो कैसा होगा, लकी अनलकी, कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑफ कोर्स एक नए पेरेंट के लिए सुनना बहुत टफ हो जाता है। तो आज के पॉडकास्ट में हम गंडमूल नक्षत्रों पर बात करेंगे। बेसिकली जो लोग केतु और बुध के नक्षत्रों में जन्म लेते हैं उन्हें कहा जाता है कि वो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। तो इसका क्या रीजन है, क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर वाकई इसके पीछे कोई ऐसा सच है जिससे अभी तक हम अनजान हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और आज का पॉडकास्ट शायद उन लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग सकता है, उन लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकता है जो नक्षत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, खासकर उन नक्षत्रों के बारे में जिन्हें लोग अक्सर गंडमूल या अनलकी नक्षत्रों की बात करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर योगेश जी। सर वेलकम टू द शो। धन्यवाद जी, शुक्रिया। सर कुछ बातें ऐसी होती है ना, जो एक नया पेरेंट होता है, जो नए नए पेरेंट बने हैं, उनके घर में कोई बच्चा जन्म लिया और वो गंडमूल में जन्म ले लिया, तो एक होता है ना आपकी वो खुशी, कहीं ना कहीं लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि गंडमूल में पैदा हुआ है, पूजा करानी पड़ेगी, हवन कराना पड़ेगा, उसका चेहरा नहीं देखना, जो अपने आप में एक टॉर्चर है किसी भी पेरेंट के लिए। और कई बार होता है कि पिता को, फादर को नहीं देखना है बच्चे का चेहरा। तो इसका पीछे क्या लॉजिक है, मतलब व्हाट इज गंडमूल नक्षत्रास एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इफेक्ट्स क्या रहते हैं? जी तमन्ना जी, सबसे पहली तो बात है कि गंडमूल, इसके नाम में ही इसका पूरा का पूरा राज छिपा हुआ है। गंड मतलब कि किसी भी दो जब नक्षत्रों में से कोई चीज स्विच हो रही होती है, दो बॉडीज आपस में मिल रही होती है, जहां पे गांठ लगती है, उसको हम कहते हैं संस्कृत में गंड। और मूल यानी उस गंड की जड़। तो जब भी कोई, देखिए सिर्फ केतु और बुध के नक्षत्र हैं जहां पे 9 नक्षत्रों की यात्रा पूरी होती है। नहीं तो नक्षत्रों में क्या है कि एक नक्षत्र एक राशि में से दूसरी राशि में कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कि अश्विनी भरनी कृतिका, कृतिका नक्षत्र जो है वो मेष से वृष में कैरी फॉरवर्ड होगा। लेकिन जब भी केतु का नक्षत्र आएगा, वो इसका मतलब है कि राशि चक्र दोबारा से शुरू हो रहा है। जब भी बुध का नक्षत्र आएगा, इसका मतलब है कि वो 9वां नक्षत्र है, राशि चक्र वहां पे खत्म हो रहा है। तो जब भी बुध के नक्षत्र से यात्रा केतु के नक्षत्र पे जाती है तो राशि बदलती है। यानी जीवन का एक फ्लेवर बदलता है, जीवन नए सिरे से शुरू होता है, सरल भाषा में। और ये एक आत्मा की जर्नी के लिए एक बड़ा नवीन सा, एक बड़ा नया एक्सपीरियंस होता है। अब आप एक चीज देखिए कि जब भी हमें कुछ पिछले नॉलेज हो तो उस जगह पे हमें डर कम लगता है। जिस जगह की डेमोग्राफी पता हो वहां पे भटकने का चांस नहीं होता। आप अपने कमरे की बात करिए ना, आपके कमरे में लाइट चली जाए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ स्विच है, यहाँ दरवाजा है, कोई दिक्कत नहीं। बजाय इसके आप किसी बिल्कुल अनजान जगह पे, वहां पे लाइट चली जाए तो मन परेशान होता है एक मोमेंट के लिए। राइट। एग्जैक्टली आत्मा के साथ भी यही होता है कि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जब जर्नी हो रही है तो आत्मा कुछ ना कुछ नॉलेज साथ में लेके आई हुई है। लेकिन जब गंडांत या गंडमूल नक्षत्र में एक आत्मा पैदा हो रही है
तो उस आत्मा के पास साथ में कोई अगले डोमेन की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे वो चीजें सीखनी पड़ती हैं। पहली बात तो ये है। लेकिन ये बच्चा गंडमूल में पैदा हो गया, अब ये फादर के लिए नुकसानदेह है, ये ऐसा है वैसा है, 27 दिन तक, ये बाद में लोक कथाएं ऐड हो गई बीच में। ऐसा कोई अस्तित्व ये डर की दुकानदारी है, टोटल डर की दुकानदारी है। पता क्या है, आज की डेट में जो संस्कृत के श्लोक थे, हर इंसान ने अपने मूड के हिसाब से उनको ट्रांसलेट कर दिया। सही बात है। जब तक आपको खुद को अच्छी संस्कृत नहीं आती और आप उसको गहराई से एक बार नहीं 10 बार पढ़ोगे ना, इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ऋषियों ने सीधा सीधा 2 दूनी 4 कहीं नहीं बताया है। ऋषियों ने हर चीज जो है कोडिंग करके बताई हुई है। जो इंसान डी कोड कर लेगा वो पात्र है नॉलेज लेने का, जो नहीं करेगा वो पात्र नहीं है। तो ट्रेजेडी ये है कि 10 में से 8 बंदे हर फील्ड में कुपात्र ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने उस दिन के मूड के हिसाब से, जितनी उनकी समझ है उसके हिसाब से चीजों को डी कोड कर देते हैं। ओके, फादर के लिए बुरा है जी, फलानी चीज के लिए बुरा है। आज की डेट में क्या है, एक कहावत है, डाटा की एज है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज है, तो आज की डेट में ना बड़ी रोचक कहावत है कि डाटा ही दाता है। यस। ओके, आप मेरे पास 100 गंडमूल के हिस्ट्री लेके आइए ना, मुझे बताइए कितने बच्चे फादर के लिए खराब रहे। आपके पास डाटा है नहीं, बातें करवा लो जितनी मर्जी, वो बात चलेगी नहीं। मेरे पास डाटा है। आज मुझे 32nd ईयर है एस्ट्रोलॉजी में, मेरे पास अवेलेबल डाटा 20-1000 कुंडलियों का तो होगा, जबकि मैं देख चुका हूं, अगर मैं मोटे तौर पे एवरेज भी लगाऊं ना, ये 70-72 हजार प्लस कुंडलियां हो चुकी हैं। अपने स्टूडेंटहुड से लेके अभी भी स्टूडेंट ही हूं एस्ट्रोलॉजी का, अभी तक की बात करूं तो। लेकिन मेरे पास उपलब्ध डाटा 18-20 हजार कुंडलियों का होगा, तो मेरे पास एक अच्छी खासी संख्या है गंडमूल वाले लोगों की। अब मेरे से आप पूछो कितने फादर के लिए भारी रहे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं उनमें से। जो फादर के लिए भारी होगा उसके लिए और कोई प्लेनेट भी जिम्मेदार होंगे। सिर्फ नक्षत्र की, सिर्फ गंडमूल नक्षत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, ये तो एक बात है। फिर दूसरी बात कि एक बच्चा जो केतु के नक्षत्रों में है, उसकी जीवन में उसकी थॉट प्रोसेस, उसका बिहेवियर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होगा। अच्छा। और एक बच्चा जो बुध के नक्षत्रों में है, उसका थॉट प्रोसेस, उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। और उसमें भी जो केतु के नक्षत्र हैं, हर नक्षत्र में उसका थॉट प्रोसेस बदलेगा। अच्छा। और जो बुध के 3 नक्षत्र हैं, उसमें भी हर नक्षत्र में उसका बिहेवियर पैटर्न बदलेगा। बड़ी गहरी बातें हैं, सिर्फ ये देख के गंडमूल में है, नहीं 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 नहीं। इवन आज की डेट में क्या है, डिजाइनर बेबी का चलन हो चुका है, सिजेरियन बच्चे होते हैं। राइट। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, स्पेशली चाहे बाकी प्लेनेट उसके अनुकूल हो, ये गंडमूल है, यहाँ पे हम डिलीवरी नहीं करवाएंगे। ये पेरेंट्स के अंदर क्या है, नॉलेज है नहीं, नॉलेज नहीं है, एक अवधारणा लेके। राइट। अब मेरे से एक चीज सुन लो, केतु क्या है, इंटेंस प्लेनेट है, इंटेंस। केतु क्या है, गहराइयों का कारक। तभी केतु को अष्टम भाव से जोड़ा जाता है। अष्टम भाव क्या है कुंडली में, डेप्थ का भाव, डीप जाने का किसी भी चीज को। तभी स्पिरिचुअलिज्म को केतु से जोड़ा जाता है ना। स्पिरिचुअलिज्म क्या है, किसी भी चीज में गहराई, जो नहीं दिख रहा है उसके पीछे जानने की कला। जो बच्चे केतु या बुध के नक्षत्रों में पैदा होंगे, वो भारी हो हल्के हो, वो बाद की बातें हैं, वो सारे के सारे बच्चे जीनियस होंगे। ये तो आप बहुत अलग बात बोल रहे हैं, जो नॉर्मली लोग जानते हैं। रिसेप्टिविटी कमाल की होगी। आपने कई बच्चे देखे हैं ना, देखते देखते समझ जाते हैं, राइट। कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो गंडमूल वाले हैं। आप उठा लो, अब भी डाटा है ना, उठा लो, आपके घर में कोई भी गंडमूल वाला बच्चा हो, आप देखो, जरूरी नहीं है वो बुक्स याद करता हो, उसको गाने याद होंगे, उसको एड्स याद होंगी, किसी की मिमिक्री अच्छी कर लेगा, यानी उसकी रिसेप्टिविटी बड़ी स्ट्रांग है अपनी तरह से। सर, यहाँ 2 चीजें हो सकती है। देखिए, मैं मान रही हूँ उनकी रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है, वो लोग खुद बहुत अच्छे हैं और इंटेलिजेंट भी बहुत है, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर? क्या उनका फ्यूचर भी उसी तरह आगे बढ़ता है, उन्हें भी उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ में जो एक नॉर्मल, मतलब जो एक अदर नक्षत्राज में जन्मे लोगों को मिलती हैं? 2 चीजें हैं यहाँ पे। पहली बात कि जो केतु के नक्षत्र वाले हैं, ठीक है, मैं आपको इसी वार्तालाप में केतु के अलग अलग नक्षत्रों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ओवरऑल एक सुन लीजिए। जो केतु के नक्षत्रों वाले हैं ना, वहां पे एक प्रैक्टिकली चीज देखी गई है कि ये बच्चा, हमारी सेंसेस कितनी होती हैं? 5 सेंसेस। कोई इंसान जो है उसके टेस्ट वाले बर्ड्स बहुत डेवलप होते हैं। कोई इंसान जो है चीजों को देख के भांप लेता है, किसी के कान बड़े पतले होते हैं,
और कोई इंसान जो है वो एक बार का कोई खुशबू होती है उससे कनेक्ट कर लेता है, किसी को कोई ना कोई एक सेंस बहुत जागृत होती है, राइट। तो इसी सेंसेस से एक वर्ड बना है सेंसिबिलिटी, कि कोई इंसान कितना महसूस करता है जीवन में, किसी का पेन महसूस करना, किसी की इमोशन को महसूस करना, किसी की भावनाओं को समझना। केतु के नक्षत्र वालों में ये नहीं होता। केतु के नक्षत्र वालों में मटेरियलिस्टिक चीजें जो फाइव सेंसेस प्रैक्टिकल में है वो में भी होती हैं, लेकिन इमोशनल क्वोशंट कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता है। जहां केतु बलवान वहां चंद्रमा कम। अच्छा। और चंद्रमा जो है ये इमोशनल क्वोशंट होते हैं। तो जितने भी बच्चे गंडमूल में केतु के नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, वो अश्विनी में होंगे अलग होगा, मघा में होंगे अलग होगा, मूला में होंगे अलग होगा, लेकिन एक चीज कॉमन होगी कि उनका जो इमोशनल टॉलरेंस होती है थोड़ी कम होती है। अब गंडमूल के उपाय में एक उपाय कहा गया कि इसको 5 अलग अलग जगह के पानियों से स्नान करवाओ, 5 अलग अलग जगह की मिट्टी इस पे मलो, 5 नदियों का पानी पिलाओ। अब ये क्या था, आप क्या जाओ 5 नदियों का पानी लेके पिला दो, क्या ग्रह टल जाएंगे? तो वही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया ये हैकिंग तो बड़ी आसान हो गई कि ईश्वर तो बनाता रह गया हमारे प्रारब्ध के पैटर्न, हम 5 नदियों के पानी से नहा के वो पैटर्न कैंसिल कर दें, क्या बात है, हम तो हैकर हो गए ईश्वर से बड़े। ये नहीं होता है। अब रीडिंग बिटवीन द लाइंस, 5 नदियों का पानी, 5 सेंसेस, 6 नदियों का क्यों नहीं बोला, 11 नदियों का क्यों नहीं बोला? 5 तरह के 5 नदियां जहां होंगी 5 कल्चर होंगे। उस बंदे को अलग अलग कल्चर्स में भेजो ना, सेंसिटिविटी बढ़ाओ, इमोशनल क्वोशंट बढ़ाना है। अब 5 नदियों के पानी को आज की डेट में डिकोड करो ना, उसको 5 अलग अलग तरह के परिवेश में, माहौल में भेजो। उसको बोलो एक दिन कम्युनिटी सर्विस करके आए, किसी विकलांग आश्रम में लोगों के असिस्ट करे उनको, एक दिन उसको अस्पताल भेज दो, एक दिन उसको किसी नर्सरी स्कूल में भेजो, एक दिन उसको कहीं भेजो, किसी धर्म स्थान पे मंदिर में बैठ के आए, सत्संग करके आए। इमोशनल हीलिंग 5 अलग अलग इमोशंस में उसको भेजो, इसकी रूटीन बनाओ। एक बार उसके अंदर ये वाला सीडिंग हो जाएगी, ये इनपुट्स आ जाएंगी, तो उसका इमोशनल तल भरेगा। अब ये केतु अपनी गहराइयों में जाएगा, केवल इमोशनली ड्राई अप नहीं करेगा उस इंसान को। नो डाउट आज की बातें थोड़ी भारी हैं। नहीं, लेकिन बहुत सेंसिबल हम लोग बातें कर रहे हैं कि ये डर रहता है। मैं आज चूरन चटनी नहीं दे रहा हूं। नहीं जरूरत भी नहीं सर, ये पहन लो ठीक हो जाएगा, ये खा लो ठीक हो जाएगा, ये दबा दो ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? आपने अपने आसपास कई लोग देखेंगे बड़े उपाय किए, फर्क नहीं पड़ता, राइट। भाई उपाय तो तीसरे नंबर पे आते हैं, पहले नंबर पे कहते हैं कि पैटर्न पहचानो कि ये हुआ क्यों है, जिस लिए हुआ है उसके कारण को दूर करो बिहेवियर के थ्रू। वो नहीं करोगे तो कुछ भी पहनना, दबाना, प्रवाह करना फलेगा नहीं। फिर से मैं कह रहा हूं कि ग्रह रिश्वत नहीं लेते। कर्मास डू नॉट टेक ब्राइब, ठीक है। और हम कई बार इतना चतुर बनने की कोशिश करते हैं, पहन तो लिया, अब तो किस्मत बदलनी पड़ेगी क्योंकि पैसे खर्च किए हैं। ना प्रभु को ये चीजें समझ आती हैं, ना कर्मास को आती हैं। तो पैटर्न पहचानो भाई, आप कोई डिजाइंड हो, आप एक्सीडेंटली दुनिया में नहीं आए हो, ये ईश्वर का बहुत गहरा डिजाइन है। क्यों ईश्वर ने आपको भेजा? कि पिछले जन्मों का एक पैटर्न लेके आए हुए हो आप, इमोशनल ड्राइनेस का, तभी आपको केतु का नक्षत्र मिला है। अच्छा, मतलब पास्ट लाइफ में आपके इमोशंस ही प्रॉब्लम थे, इमोशंस ही प्रॉब्लम थे, वही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। लेकिन अब आ जाओ बुध के नक्षत्रों पे, यहां पे खेल बदल जाता है सारा। इमोशंस यहां पे बड़े होंगे। देखो बुध के तीनों नक्षत्र होंगे, अश्लेषा होगा, ज्येष्ठा होगा, रेवती होगा। तीनों में कॉमन कड़ी क्या है? इन तीनों में कॉमन कड़ी है कि बुध की जुवेनाइल नेचर, बच्चे जैसी नेचर, जिसके साथ बैठा वैसा सीखने की कला, ओवर एनालिटिकल। हालांकि ये एनालिटिक्स जो हैं ये अश्लेषा में और होंगी, अच्छा, ज्येष्ठा में ये चेंज हो जाएंगी, रेवती में बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, पर एनालिटिक्स तो एनालिटिक्स ही रहेगा। 3 तरह की एक्सेल शीट है आपके पास। एक्सेल शीट तो एनालिटिक्स की लाइव एग्जांपल है ना, लोग इससे रिलेट कर पाएंगे।
एक एक्सेल शीट है, सीधा 1 से लेके 10 तक टेबल लिखा हुआ है, 10 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। एक एक्सेल शीट है जिसमें प्रॉपर फार्मूला लगा हुआ है कि एंट्री डालते जाओ वो चेंज होता जाएगा। और तीसरी एक्सेल शीट है जिसपे साथ में ग्राफिक्स भी एडिट है, आप इनपुट डालते जाओ वो ग्राफिक्स भी चेंज होते जाएंगे। अब तीनों की फॉर्मेशन में कितना फर्क आ गया, लेकिन बेस में क्या है, बुध यानी एक्सेल। ठीक है, तो जो भी बुध के नक्षत्र में पैदा होंगे, हिसाब करना, चीजों को जांचना, परखना, बिना आजमाए मानना ही नहीं है चीजों को, ये नेचर उनकी होगी। और जब बुध का नक्षत्र आ गया तो ये नेचर इतनी हावी हो जाती है कि ये लोग सोसाइटी में अनफिट हो जाते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट, जो माइक्रो मैनेजमेंट करता है ना, बड़ी चीजें छोड़ देता है वो। हाँ। ऐसे लोग 2 रुपए सस्ता फल लेने के लिए 10 किलोमीटर दूर चले जाएंगे। मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसको, प्लीज मैं ऑडियंस से भी कह रहा हूं कि डोंट टेक इट अदरवाइज। इसको अपने ऊपर आजमाओ, लिटरली मेरी बात को मत मानो, लेकिन कोई ना कोई माइक्रो मैनेजमेंट आपके अंदर होगा अगर आप बुध के नक्षत्र में हो तो। सर, जैसे हमने 6 नक्षत्रों की बात की, 3 केतु के और 3 बुध के, तो क्या मैं आपसे इन सबकी अलग अलग क्वालिटीज पे बात कर सकते हैं? yes. क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे व्यूअर्स जानना जरूर चाहेंगे जो इन नक्षत्रों में जन्मे हैं कि ऐसा क्या है जो उनसे अभी तक छुपा हुआ है। जी डेफिनेटली। तो केतु के नक्षत्रों की बात करते हैं। तो केतु में अश्विनी नक्षत्र, ये अश्विनी नक्षत्र खाली केतु का नक्षत्र नहीं है, ये पूरे राशि चक्र का, ज़ोडिएक का पहला नक्षत्र है। तो जो पहला है मतलब क्या है, शुरुआत है, राइट। तो जो भी केतु के अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, शुरुआती नक्षत्र में, उसके 3 मायने हैं। पहला मायना है कि इनके जीवन में कोई ना कोई नई चीज शुरू होनी है जो फैमिली के पैटर्न से अलग होगी। और दूसरा, इनकी नेचर जो है वो किस तरह की बनेगी, हमेशा किसी ना किसी एक चीज में इनिशिएट लेने की कला, मैं करके दिखाता हूं, बोलो। लेकिन इनके जीवन में कंसिस्टेंसी विल बी एन इशू। शुरुआत तो करवा लो लेकिन निभा नहीं पाएंगे, शुरुआत ही करते रह जाएंगे। आज कुछ शुरू किया, फिर प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाए, फिर 2-3 महीने बाद हमने देखा कुछ और नया शुरू कर दिया। और जब ये वाला नक्षत्र कहीं ना कहीं खर्चे के नक्षत्र के साथ में मैच हो जाए ना, खर्चे वाले घर के साथ, तो आप कई लोगों का पैटर्न देखते हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग ही करते रहते हैं, इंपल्सिव शॉपिंग, उनकी कार्ट हमेशा भरी रहती है। ये वो लोग बन जाते हैं। और घर में चीजें आगे यूज नहीं करेंगे, बस खरीदारी करवा लो इनसे। रिग्रेट भी करते हैं, आई थिंक कई लोग कि हमने क्यों खरीदा। और क्यों, क्योंकि अब केतु का नक्षत्र है, इमोशनलेसनेस है, ना पैसे का दर्द होगा और चीजों की स्टफिंग करने की बहुत आदत। खाली इतना नहीं, ये जो नक्षत्र है ना, ऐसे लोगों के प्रेजेंस में, इनकी पर्सनैलिटी में हीलिंग होती है। हाँ, जबकि ये तो इमोशन से दूर है। नहीं, हीलिंग का इमोशन नर्चरिंग नहीं है। अच्छा। हीलिंग है। ये किसी के पास बैठ जाए ना, लोगों का इनका पास बैठना ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो तुम बैठे रहो। ये किसी से बात करेंगे तो सामने वाला रोता हुआ चुप हो जाएगा। ये किसी को सांत्वना भी नहीं देंगे, कंसोल भी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सामने वाला सेटिस्फाइड होता है इनसे बात करके। अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी कुमार कौन है, देवताओं के हीलर, उन्हीं के नाम से इस नक्षत्र का नाम अश्विनी है। तो ये एक बहुत बड़ा इनका वो होता है। अब देखिए, मैं इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा ना तो नक्षत्रों की पाठशाला बन जाएगी। लेकिन फिर भी एक बात पक्की होती है कि अश्विनी नक्षत्र जो होता है ना, इसका एक सिंबल घोड़ा भी है। घोड़ा किस लिए यूज होता है वर्ड, या हमारी माइथोलॉजी में, एक तो हॉर्स पावर और दूसरा मैसेंजर। जो भी मैसेंजर था कभी हाथी पे थोड़े जाता था, घोड़े पे जाते थे, यानी अपने समय का सबसे तेज चलने वाला व्हीकल। वो कौन था, घोड़ा। तो काम को तेजी से निपटाना भी इन्हीं के फीचर में है। अब कहां से गंडमूल में अश्विनी नक्षत्र बुरा हुआ जी? हाँ, वही मैं सोच रही हूँ, इसमें तो आपने कुछ ऐसा नहीं बताया, क्योंकि स्ट्रगल ही सुना है मैंने हमेशा कि स्ट्रगल करना होता है, ये करना होता है। पिता पे भारी करवा लो। हाँ, ये इसके पीछे क्या होता है लॉजिक, जो ऐसे मान्यता बनी? ये मान्यता, कुछ मान्यताएं दंत कथाएं हैं जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो कह रहा हूं ना, डाटा लेके आओ फिर बात करो। देखो, एस्ट्रोलॉजी का एक सरल भाषा में मतलब होना चाहिए, डरना मना है।
अगर डरना ही है फिर एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है? फिर कोई हॉरर मूवी देख लो ना। अगर एस्ट्रोलॉजी देख के भी डरना ही है तो फिर हमारे पास 32 और चीजें हैं डरने के लिए। एस्ट्रोलॉजी इज नॉलेज, और नॉलेज का मतलब है लाइट, और लाइट कहाँ होती है? जहां अंधेरा खत्म करना होता है। अंधेरे का मतलब है डर। सो एस्ट्रोलॉजी इज वेरी मच ऑपोजिट टू डर। तो डरना नहीं है, एक अलग तरीके की साइंस है, इसको समझना चाहिए। समझना है, बिना समझे कोई भी चीज डराएगी ना, डराएगी आपको। लॉजिक्स नहीं पता आप होंगे सुनी सुनाई बातों पे चलते रहो तो फिर तो आप गंडमूल आ गया तो फिर बैठ जाओ 27 साल। आई थिंक बहुत सारे लोग गंडमूल में जन्म लेते होंगे। हाँ है ना, बस बिल्कुल। कोई एक आधा तो नहीं होगा। आई थिंक 27 में से 6 नक्षत्र हैं। हाँ, तो अब देखो 27 दिन में 27 नक्षत्र पूरे हो जाते हैं। हर 27 दिन में 6 दिन पैदा होने वाले लोग गंडमूल के हैं। हाँ, मतलब इट्स वेरी कॉमन अगर हम देखें तो दुनिया का करीबन मोर देन 1/4 हिस्सा ही गंडमूल वाला है। हो गया, राइट। और ऑलमोस्ट बुद्धिमान भी इतने ही है। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो नहीं कहती कि आई डोंट नो, बट इतना सुनते हैं ना हम लोग इसके बारे में कि एक आपके अंदर ही कॉन्सेप्ट बन जाता है। पता कहाँ पे है? जहाँ पे मेरा बड़ा विरोध भी होगा, हम कमेंट्स में भी देखेंगे कि एक ना अलग से इंडस्ट्री चल रही है पूजा करवाने की। ट्रेजिकली पूजा करवाना इज समथिंग वेरी गुड, डिवाइन, लेकिन अगर सही से करवाई जाए। एक होता है फेयर मॉन्गरिंग, डरा के पूजा करवाना, वो गलत है ना, वो गलत है। मैं उसके बड़ा विरुद्ध हूँ। और मुझे तो सर ये बड़ा इनसेंसिटिव सा टॉपिक लगता है, बिकॉज आपके घर में कोई संतान, कोई बच्चा आया, बच्चा अपने आप में डिवाइन है। जब आपके उसकी जन्म लेते ही आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चल जाए कि ये तो कुछ, फिर आप होल लाइफ आप उस चीज से कभी निकल नहीं पाओगे। अरे मेरे पास आज की डेट में जो कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं वो बड़े डरे डराए आते हैं। हाँ। कि जी इसकी लाइफ में ना फलानी चीज अच्छी नहीं चल रही है, आज ये 34 साल का हो गया है, हमने 3 बार गंडमूल की पूजा भी करवा ली, बात तो फिर भी नहीं बन रही है। भाई एड़ी दर्द हो रही थी, आप सर पे आयोडेक्स लगा रहे थे, रीजन कुछ और हो सकता है। हाँ तो एड़ी की दर्द कैसे ठीक होगी? वो एड़ी पे ही लगानी पड़ेगी ना। या बिल्कुल, मतलब ये तो पता नहीं क्या है, बट ठीक है, लोग सोचते हैं तो ऐसा। सेकंड नक्षत्र पे चलते हैं। अश्विनी के बाद मघा नक्षत्र है केतु का जी। अब जब मघा नक्षत्र आएगा तो सिंह राशि में आएगा हमेशा। ओके। तो ये लोग पिछले जन्मों का कोई राजपाट छोड़ के आए हुए हैं, जो इस जन्म में भी राजपाट करने के लिए पैदा हुए हैं। अब ये अटेंशन सीकर होते हैं, इनकी खुराक अटेंशन होती है। नहीं मिलेगी मुरझा जाएंगे। ओके। इनको अटेंशन चाहिए, इनको अपने जीवन में रिकॉग्निशन चाहिए, इनको अपने जीवन में लॉयल्टी चाहिए। लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी मांगेंगे। तो ये वो लोग हैं जो हर चीज को किंग साइज करना चाहते हैं, कुछ भी करेंगे दिखाएंगे। इनका आप चाहते हो ना इनको परेशान करना है, इनको पर्दे के पीछे काम करने के लिए बोल दो। अच्छा। जहां ये दिखे नहीं काम बड़ा खराब हो जाएगा। ओके। हर घर में एक ऐसा प्राणी होता है ना जो आए गए को पोइम सुनाता है, कुछ करके दिखाता है अपने आप ही, वो मघा वाले हैं। ओके। और एक घर में प्राणी होता है जो घर गेस्ट के आते ही खुद को कमरे में बंद कर लेता है, वो मघा नहीं है। अच्छा, वो कुछ और है। वो 27 नक्षत्रों में से मैं फिर वो कक्षा शुरू हो जाएगी। बट अभी हम 6 नक्षत्रों की बात करते हैं। आप अपने आसपास, मैं इजी एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि वो जो हमेशा अपने आप को दिखाना चाहता है, जो चाहता है उसको क्रेडिट मिले। अपने ऑफिस में कभी आप देखिए, यू डील विद सो मैनी पीपल, कोई एक ऐसा इंसान जो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहता है, उसने जो किया है उसका भी, इवन जो नहीं भी किया है उसका भी। कहीं ना कहीं उसके चार्ट में मघा नक्षत्र बड़ा बलवान है। ओके। अब ये आपके ऊपर है, इसको बुरा कह दो आप अच्छा कह दो। अटेंशन मांगना, लाइमलाइट में आना बुरा तो कहीं नहीं है, लेकिन मघा नक्षत्र खाली इतना नहीं है। मघा नक्षत्र वाले लॉयल बहुत होते हैं। प्यार मोहब्बत में, संबंधों में लॉयल्टी इनके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। अब बताइए कि कहां पे गंडमूल खराब हुआ? बात फिर इतनी है कि लॉयल्टी या अटेंशन सीकिंग मांगते हुए ये सेंसिटिव नहीं रहते। ओके। किसी का भी क्रेडिट ले लेना, या लॉयल्टी मांगते हुए बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाना, ऑब्सेसिव हो जाना, जिसकी वजह से पार्टनर का दम घुटने लग जाए, वो भी हो जाता है। तो यहां पे वो गंडमूल वाला आता है, सेंसिटिविटी की कमी। ओके। तभी मैंने एक्सरसाइज क्या बोली कि इनको ऐसी कम्युनिटी सर्विस दी जाए जहां पे इनके अंदर इमोशनल कंटेंट आए, इनका क्वोशेंट बढ़े।
आप हाथ में पूजा करवाओ, पूजा जरूर करवाओ, मंत्रों में बड़ी शक्ति है, लेकिन पूजा के लिए क्वालिफाई तो होके आओ। पूजा पे बैठने से पहले यहाँ ट्यूनिंग तो सही कर लो, डीक्लटर तो कर लो। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। तो उसके बिना नहीं होगा। खाली एक पौने घंटे की पूजा आपको फॉरएवर फॉर्मेट नहीं कर सकती। उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, ये मेरा एक लॉजिक भी था कि आप 27 दिन में आई थिंक पूजा करते हैं। ये 27वें दिन वही नक्षत्र जब रिपीट होता है, 27वें दिन पूजा करते हैं। और वो 27 दिन के बाद की पूजा पूरी लाइफ आपको कैसे रेक्टिफाई कर सकती है, जबकि आप मतलब आपका काम, आपका तरीका सेम वही रहेगा। फिर उसके बाद आप बात पता क्या है, जब हम अपने रिचुअल्स को श्रद्धा से जोड़ देते हैं ना, तो बात बड़ी खराब हो जाती है। क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां लॉजिक नहीं है। रिचुअल है ना, पहले देखो हमारे बुजुर्गों ने वो रिचुअल क्यों बनाए। वो रिचुअल किसी ना किसी चीज के लिए बनाए गए ना। अब हमें वो लॉजिक ढूंढना है कि उस देश काल परिस्थिति में वो रिचुअल क्या कर रहे थे और आज की डेट में उनका बदलाव कैसे हुआ है। केवल हमें इतना देखना है। तो रिचुअल को जरूर मानो, लेकिन उस रिचुअल के पीछे का उनका क्या इंटेंट रहा था उसको जरूर जानो। सर, आप कह रहे हैं कि जो ये मघा नक्षत्र वाले बहुत अटेंशन सीकर होते हैं एंड सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो क्या ये लोग डिजर्व भी करते हैं ये? क्योंकि प्रॉब्लम तो तभी आएगी जब डिजर्विंग बात नहीं वही है। आ गई ना, फिर तो है कौन सा प्लेनेट उसमें है। अब राहु मघा में होगा, वो कहां ही डिजर्व करेगा। राहु कहता है मेरा है नहीं है, मुझे दे दो। जुपिटर मघा में होगा, सूर्य मघा में होगा, वो डिजर्विंग बनेंगे। तो ये प्लैनेट्स पे डिपेंड करेगा कि उस प्लैनेट का फ्लेवर कौन सा है। ठीक है सर, थर्ड पे चलते हैं। फिर मूला नक्षत्र। अब इसका मूला नक्षत्र जो है ना, इसका जो वो है निशान, इसका जो सिंबल है वो है जड़ें, आपस में उलझी हुई जड़ें। मूला नक्षत्र होता है उन लोगों को मिलता है पिछले बने बनाए सिस्टम को जो जड़ों से उखाड़ने के लिए दुनिया में पैदा होते हैं, अपरूट करना। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिर से एक नई यात्रा पे जाना है, नया राशि चक्र शुरू होना है। यानी जब मूला नक्षत्र आएगा ना, उसके बाद फिर से एक नया राशि चक्र शुरू होगा। फिर से जीवन में कोई ना कोई एक नए काम की शुरुआत हो। जहां मूला नक्षत्र आएगा, पुराने सिस्टम्स को, पुरानी मान्यताओं को, पुराने इररेलेवेंट डाटा को वाइप आउट करना, ये लोग वो करते हैं। ये फ्लैग बेरर बनते हैं। जितने ये मूला नक्षत्र वाले हैं ना, मैंने बहुत बार देखा है कोई नया स्टार्टअप करना, कोई ऐसा काम करना जो फैमिली लिनिएज में था ही नहीं। यानी पुरानी व्यवस्थाओं को खत्म किया और एक नई व्यवस्था शुरू की। ये वो लोग बनते हैं। लेकिन इसके दौरान भी क्या आप कभी भी देखिए, पुरानी व्यवस्था को खत्म करना, नई व्यवस्था को शुरू करना, क्या इसमें इमोशंस की जगह है कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इमोशंस होंगे तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इनके लिए इमोशनलेस होना जरूरी है। ये इमोशंस में बंध गए तो काम खराब हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होगा कि अब इनसे अगर कम्युनिटी सर्विस करवा दी जाए, इनके अंदर अगर इमोशंस इंस्टॉल कर दी जाएं, तो क्या फिर इनका पर्पस डिफीट हो जाएगा? हाँ, मतलब आप कर नहीं पाओगे जो करने आए हो। नहीं, इसमें ऐसा है, नक्षत्र बड़े ताकतवर होते हैं। ये अपना काम करवा देंगे। अच्छा, अगर इनके अंदर फिर इमोशंस हम बाहर से इंस्टॉल भी करवा देना, तो फिर ये बनी बनाई व्यवस्था को चेंज नॉर्मल तरीके से करते हैं, बिना किसी को पेन दिए हुए। अच्छा, चेंज तो ये करेंगे। कुदरत ने जिस काम के लिए भेजा, कुदरत वो काम बड़ी बलवान है, वो करवा लेती है। हाँ, नहीं तो अगर इमोशंस हो गए तो फिर वो चेंज ही नहीं आ पाएगा कभी भी लाइफ में। बिल्कुल। मैंने मूला नक्षत्र वाले बड़े लोग देखे हैं, चलते चलते नौकरी छूट गई उनकी, ले ऑफ हुआ, सबसे पहले उन्हीं की बारी आई। हाय, हमने क्या किया था, ये हमारे साथ क्यों हुआ? व्यवस्था चेंज होनी थी, आप लोग नहीं बदल रहे थे, कुदरत ने बदल दिया। जरूरी नहीं है आप ही खुद को बदलो। कई बार परिस्थितियां इतनी चॉकिंग हो जाती हैं कि ये लोग खुद को बदल लेते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। और अगर हम नहीं बदलते हो तो फिर आपको बदल दिया जाएगा। तो इट्स बेटर। वो कहते हैं ना कि समय के अनुसार खुद को बदल लो, अगर समय बदलेगा तो बड़ा दर्द होगा। मतलब आपको अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए एनी हाउ। सो हमने 3 केतु के नक्षत्रों पे बात की, अब हम 3 बुध के नक्षत्रों पे चलते हैं। जी हाँ। तो सर प्लीज डिस्क्राइब करिए थोड़ा। देखिए, बुध के नक्षत्रों की बात करें तो बुध के 3 नक्षत्र हैं। बुध के 3 नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा है,
अश्लेषा है और रेवती है। इसमें से जो अश्लेषा नक्षत्र है, अब अश्लेषा नक्षत्र में क्या होता है कि ऐसा इंसान जो इस नक्षत्र में पैदा होता है ना, ये क्या होता है कि ये ना टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कि जीवन में ना कोई एक काम इनको बड़ा प्रिय है, बाकी सारी जिंदगी में चीजें इग्नोर कर देंगे। आपने कई ऐसे लोग देखे होंगे कि जिन्होंने कोई इन्वेंशन करते करते अपनी फैमिली लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, किसी एक काम के पीछे तो एक्सपर्ट हो गए लेकिन बाकी चीजें पीछे छूट गई। कई लोग देखे हैं, हाँ, सुने हैं। या कोई ऐसा बच्चा जिसको सिंगिंग बड़ी अच्छी आती है लेकिन पेपर्स में फेल हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो IPL में बहुत अच्छा कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका अश्लेषा नक्षत्र है, लेकिन लोग ऐसे जो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, किसी एक काम में एक्सपर्ट, बाकी कामों में उनकी प्रायोरिटी ही नहीं होती, यहाँ पे अश्लेषा बड़ा बलवान होता है। ओके। फिर अश्लेषा नक्षत्र है आपकी छिपी हुई शक्तियों को निकालने वाला। यानी लाइफ में एक ऐसा बिंदु आता है जब आपको पता चलता है वो ये तो मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा। हाँ, कहते हैं ना हम सबके अंदर हनुमान जी होते हैं जो सोए हुए होते हैं, बस उस ताकत को जगाना पड़ता है। ये वो ताकत होती है जो अश्लेषा की ताकत है। तो बात फिर वही आ जाएगी कि अब यहां पे इमोशंस नहीं, एनालिटिकल स्किल्स, कि एनालिटिकल बट इन अ वेरी पर्टिकुलर फील्ड। और आपकी मेहनत भी तो है साथ साथ। मेहनत भी साथ में है। राइट। तो सर सेकंड बुध का दूसरा नक्षत्र देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र। अब ज्येष्ठ किसको बोलते हैं? बड़े को। बड़े को। अब ज्येष्ठा नक्षत्र की आयरनी क्या है कि ये अपनी लाइफ में जिम्मेदारियां निभाने के लिए आते हैं, ज्येष्ठ बन जाते हैं। घर में सबसे छोटे भी पैदा होंगे ना, जिम्मेदारियां इन पे आ जाएंगी। ऑफिस में जाएंगे तो बाकी काम करें ना करें, जिम्मेदारियां इन पे आ जाएंगी। तो ज्येष्ठा का दूसरा मतलब आप जिम्मेदार लगा लीजिए, रिस्पॉन्सिबल लगा लीजिए। और ये जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तो भी इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, ये तेरी वजह से हुआ है। तो लेनी पड़ती होंगी जिम्मेदारियां, लेनी पड़ती है जिम्मेदारी इनको। और दूसरी बात यह है कि जिनका भी ज्येष्ठा नक्षत्र होता है, चलो हर एक है ना वर्क डोमेन अपना अपना है। कई लोगों का वर्क डोमेन या काम की किस्म ऐसी होगी कि मे बी उनको जिम्मेदारियां ना मिलें, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि इनसे पूछे बिना कोई काम नहीं होता। परिवार में इनकी चॉइस के अनुसार काम होता है। ऑफिस में भी ये वो लोग होते हैं जो एक फ्री सलाहकार होते हैं सभी के लिए, कुछ ऐसे लोग। और फिर इनकी लाइफ में बार बार ऐसी मोमेंट्स आती हैं जब इनको नई नई चीजें सीख के खुद को और अपग्रेड करना पड़ता है। ओके। और जब ज्येष्ठा नक्षत्र होता है ना, तब ऐसे लोगों को अपने फील्ड में डीप डाइव बड़ा करना पड़ता है। ऐसे लोगों के जीवन में इस तरह का खेल होता है कि चाहते ना चाहते हुए भी किसी एक फील्ड में इनको सुपर स्पेशलिस्ट बन जाना पड़ता है। जरूरी नहीं है वो पढ़ाई लिखाई में बने, किसी भी एक फील्ड में किसी भी एक फील्ड में बन जाएंगे। मेरे एक क्लाइंट ही थे, उनका काम था, ये चाय पत्ती के वो डीलर थे। वो असम से, दार्जिलिंग से चाय पत्तियां आती थी, तो वो चाय पत्ती में चाय पत्तियों को बेचते थे। अब बताओ कि चाय पत्ती एक इंसान बेच रहा है, वो दूसरे इंसान से ज्यादा डीप डाइविंग कैसे हो जाएगा? ओवर द टाइम उनके पास क्या था? टेस्ट बड्स थे। ओके। वो चाय पत्ती को सूंघ के या चाय पत्ती को टेस्ट करके बता देते थे ये कितनी पुरानी है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है। क्या है? डीप डाइविंग ही तो है ये। खाली डीप डाइविंग इतनी नहीं होती कि आपको फॉर्मूले पता हो, आपको केमिकल कॉम्पोजिशन पता हो, वो डीप डाइविंग नहीं होती, वो रट्टे होते हैं। तो एक्सपीरियंस से ही आता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस से ही आती है सब चीजें। ये वो लोग होते हैं जो फेस एक्सप्रेशन देख के बता देते हैं इंसान को कि उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। ये होते हैं ज्येष्ठा वाले लोग। ओके। ये ह्यूमन स्कैनर होते हैं। इनके पास बैठना कई बार अनकंफर्टेबल भी होता है क्योंकि इनके पास फिल्टर नहीं होता। ये किसी का चेहरा देख के तुरंत उसकी मनोस्थिति बता देते हैं और सामने वाला सकपका जाता है। कंसल्टेंट हो तो इनको फिल्टर लगाने चाहिए क्योंकि सामने वाला आपके पास हीलिंग के लिए आ रहा है, ना कि बेपर्दा होने के लिए आ रहा है। राइट। लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो सामने वाले के दिल की बात ये बता देते हैं और फिर सामने वाला जो है थोड़ा सा इनके प्रति अनकंफर्टेबल हो जाता है।
सर हमने 5 जो भी नक्षत्र डिस्कस करे हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम 5 सेंसेस की बात करते हैं ना, इनके पास एक 6 सेंस भी एक्टिव होता है। मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली 5 सेंसेस, ऐसा कोई एक सेंस है जो हमें नहीं दिखता बट इनके पास है होता ना। है। सबसे पहली बात है, ये बड़ी अच्छी बड़ी रोचक बात आपने कर दी। सिक्स्थ सेंस होता क्या है? छठी इंद्री किसको बोलते हैं? छठी इंद्री का एक बड़ा सरल नाम है और ये नाम होता है मन। मन क्या है? जहां पांचों इंद्रियां प्रोसेस होती है। हमने कुछ भी फील किया, हमने किसी चीज को टच किया, वो चीज मुलायम है या सख्त है, उसकी प्रोसेसिंग कहां होती है? मन में। कोई चीज हमने देखी, वो आंखों को अच्छी लगी या बुरी, उसकी प्रोसेसिंग होती है मन में। टेस्ट की, वो कड़वा था या मीठा था, कहां प्रोसेसिंग होगी? मन में। और मन क्या है? ये टोटल ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है। ब्रेन के पास तो सबकॉन्शियस भी है ना, बहुत कुछ है। हाँ, ब्रेन ने तो दिल को भी धड़कने के लिए कहना, आंखों को झपकने के लिए कहना, खून को दौड़ने के लिए बोलेगा। बिल्कुल। लेकिन ब्रेन का एक पार्ट है मन, जहां पे ये सारी चीजें प्रोसेस होती हैं। ओके। और ये जो मन है ना, ये पूरी तरह से बुद्ध के कंट्रोल में है। बुद्ध के कंट्रोल में। ओके। और बुद्ध के नक्षत्र जो हैं, ये सीधा सीधा हमारी छठी इंद्री यानी मन को कहते हैं ना, मेरी सिक्स सेंस ये बोल रही है। सिक्स सेंस क्या है? जो एक्सप्लेन ना हो पाए, हाँ, जो एक्सप्लेन ना कर पाए, जिसको हम गट फीलिंग भी बोलते हैं। फीलिंग, राइट। हाँ, तो वो मन है ना। गट फीलिंग जरूरी थोड़ी पेट से उठ के आती है, गट से उठ के आती है। पेट से क्यों बोला जाता है? गहराई से, गहराई से। तो वो मन है। और ये बुध के नक्षत्रों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, वो आश्लेषा हो, वो ज्येष्ठा हो, या वो रेवती भी हो। ओके। तो सर आखिरी नक्षत्र पे चलते हैं, मूल नक्षत्रों की जो श्रृंखला है उसमें आखिरी रेवती पे बात करते हैं। और आपसे रेवती के बारे में जानने से पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि रेवती को हम बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र, मतलब मैंने सुना है, मतलब आई पर्सनली लाइक दैट नक्षत्र, क्योंकि हम कहते हैं कि वो मोक्ष का नक्षत्र है और अभी फिलहाल शनि उसी नक्षत्र में चल भी रहे हैं। हमने किया था ये पॉडकास्ट। सो रेवती को कैसे आप गंडमूल में रखा गया है? देखिए, रेवती भी बुध का नक्षत्र है। अब रेवती के एक फीचर्स क्या हैं? रेवती के फीचर्स हैं खोए हुओं को वापस रास्ता दिखाना। रेवती का फीचर है कि किसी एक लोक से इंसान को दूसरे लोक के लिए भी रास्ता दिखाना। ओके। बड़ी गहरी बातें हैं। तो यहाँ पे कई बार मन डर जाता है, एक लोक से दूसरा लोक, तो क्योंकि यहाँ पे मरने का दिमाग में विचार आ जाता है। स्वर्ग सभी चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। तो ये बात तो सही है। हाँ, तो रेवती नक्षत्र जो होता है, ये इसमें कहा गया था कि गायों को रास्ता दिखाने वाला नक्षत्र, जिसके देवता पूषण है। पूषण, हाँ। अब गायें कौन थी उस समय के? रिसोर्सेज। तो रेवती नक्षत्र है जो आपके रिसोर्सेज है ना, वो आप तक वापस पहुंचाता है। रिसोर्सेज का मतलब आपका खोई हुई अंगूठी नहीं है। रिसोर्सेज का मतलब जो आपका पैसा कहीं खो गया था वो नहीं है। रिसोर्सेज वो जो आपको लाइफ में आपके पर्पस की तरफ लेके जाते हैं। वो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो आसपास के वो लोग भी हो सकते हैं जो इस यात्रा में आपकी सहायता करेंगे। तो जो भी लोग रेवती में पैदा होते हैं, उनको हमेशा आसपास कोई अच्छे सलाहकार मिलते हैं। उनके पास एक रास्ता बंद होगा, 10 नए रास्ते खुलेंगे। उनकी यात्रा कभी नहीं रुकेगी जीवन में आगे की तरफ अपलिफ्ट होने की, एनलाइटेंड होने की। ये रेवती नक्षत्र होता है। रेवती नक्षत्र क्या करता है कि एक लोक से दूसरे लोक का रास्ता दिखाना। ये यहां पे इसको लिटरल सेंस में 2 जगह पे देखा जाता है। पहला होता है कि जो लोग अब अपनी जीवन यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो कहा जाता है कि जब भी शनि रेवती से निकलेंगे तो उनकी जीवन यात्रा पूरी होने के योग बनते हैं, अच्छे, हंसी खुशी। ओके। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी होता है, सपोज करो कोई इंसान जीते जी अपने डोमेन से भटक गया है, अब उसको उसके ओरिजिनल डोमेन में वापस लेके आना। ओके। ये भी रेवती करवाता है। लेकिन ये जो होता है ना, भटके हुओं को रास्ता दिखाना, कई बार हमें अपने भटके हुए रास्ते से प्यार हो जाता है, तो हमें वो भी छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है। कोई इंसान टॉक्सिक रिलेशन में है, लेकिन उसको वो टॉक्सिसिटी जो है वही पूरी अच्छी लग रही है। वो एक कहावत है ना कि गोल मेज पे सभी लोगों ने अपनी समस्याएं निकाल के रख दी और मेज को घुमा दिया। जिसके हाथ जिसकी समस्या लगी वो उठा के भाग गया। 1 मिनट बाद ही दौड़ते हुए वापस आए, नहीं मेरी समस्या मुझे वापस कर दो। कि हर एक को अपनी समस्या ही प्यारी है। तो समस्या भी होती है ना, उससे प्यार हो जाता है। तो रेवती जब ऑपरेट होता है ना, वो आपकी समस्या से दूर लेके जाता है आपको।
उस समय आपको ऑकवर्ड लगता है कि क्या हो रहा है, कई बार सॉर्ट होना भी ट्रबल देता है हमें। एक बीच पे वो ट्रांजिशन फेज जो होता है वो रेवती है। ओके। तो अब ये 6 नक्षत्र पूरे हुए, अश्विनी, मघा, मूला, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब ये 6 नक्षत्रों की यात्रा में मुझे बताइए कि कहाँ पे पिता पे भारी हुआ। मैं वही समझना चाह रही थी एक्चुअली कि आपने कहीं नाम ही नहीं लिया इसका। तो हाँ जी, ठीक है, इसका नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये बड़े गहरे कार्मिक नक्षत्र हैं। ये कुदरत का पैटर्न है। हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, जिनके इन 6 में से एक नक्षत्र चंद्रमा हैं, उनका जीवन एक स्पेशल पर्पस के लिए हुआ है। अब इन लोगों को सबसे पहले तो अपना जो है माइंडसेट पहचानना है कि ये किस चीज में सुपर स्पेशलिस्ट है। वो इनकी लाइफ का पर्पस है, उसको पकड़ लो, उसमें खुद को और निखारो, फिर देखो कि यही गंडमूल जो है आपके जीवन का पर्पस बन के सामने आता है। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है, मतलब पर्पस आप जिसके लिए भटकते रहते हो, सोल पर्पस, ये हम लोग बात करते रहते हैं, तो ये तो आपको आराम से मिल सकता है अगर आप खुद पर अपने आप पे वर्कआउट करो तो। जी बिल्कुल, है ना, अपने आप को समझिए 100%। अब देखो, चंद्रमा आपका केतु के नक्षत्रों में हुआ, तो इसके सीधे मायने हैं कि जब पैदा हुआ इंसान तो उसकी केतु की दशा ही मिलेगी उसको। बुध के नक्षत्रों में हुआ, जब वो पैदा हुआ तो शुरुआती जो बचपन के साल है वो बुध की दशा में बीतेंगे। तो इसका मतलब है कि वो प्लेनेट अब आपकी लाइफ का जो मैच्योर बनने वाला फेज है अपनी देखरेख में पूरा करवा रहा है। शुरुआत से ही आपको काम पे लगा रहा है वो प्लेनेट। उन दिनों में क्योंकि एक बच्चा तो सेल्फ डिपेंडेंट होता नहीं है, राइट, ये चीजें डेफिनेटली उसे मिस होंगी, लेकिन अपने दौर में वो प्लेनेट जो उसका मनस जो माइंड सेट बनाएगा ना, अपने जैसा बनाएगा। बुध की दशा में पैदा हुआ है वो बच्चा, तो एनालिटिकल माइंडसेट, माइक्रो मैनेजमेंट वाला माइंडसेट, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की इच्छा, हमेशा चीजों में जब तक मैं परख नहीं लेता तब तक मैं मानूंगा नहीं वाला एटीट्यूड। केतु की दशा में होगा मेरे किस काम की, लेट गो, छोड़ देना, मैं कहीं और का हूं, ये चीज मेरे लिए नहीं है, इस तरह की नेचर ये बन जाएगी। अपने नेचर को पहचानो। बैंक के पास जाते हैं ना, या सिम कार्ड लेने जाते हैं, तो KYC होता है, नो योर कस्टमर। तो यहाँ पे KYS है, नो योर सेल्फ। राइट, जब तक आप एस्ट्रोलॉजी का KYS पूरा नहीं करोगे ना, बात बनेगी नहीं। फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप अपनी कुंडली दिखा के अपना जीवन सामने वाले के हाथ में सौंप रहे हो। वो सिर्फ पूजा करने के लिए बोलेगा, पूजा करोगे, वो सीधे बैठने के लिए बोलेगा, सीधे बैठोगे। आजकल तो बहुत अलग अलग टाइप की चीजें भी बोलते हैं ना, ये ऐसे कपड़े नहीं पहनना, ये कलर नहीं बहुत पहनना, कुछ बोलते हैं जी, बड़ा दिल दुखता है वो चीजें देख के। वही। हाँ, तो वो नहीं करना है। और उसमें भी ट्रेजिकली क्या है कि बहुत सारा फोकस जो है ना, मैं देखिए, मैं खुद न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, लेकिन मैं ठीक है अभ्यास नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें ना लोग ना आजकल बड़ा हाइब्रिड हो रखे हैं। हाइब्रिड कैसे हो जाते हैं कि मेरी ना शनि की दशा चल रही है और मेरा जो मेन नंबर है वो भी 8 है, तो इसलिए मुझे डबल इफेक्ट आ रहा है। और ये जो सेल्फ मेड नॉलेज है ना, इसको भगवान का वास्ता है छोड़ दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छे मैसेज के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं कि हमें सेल्फ मेड नॉलेज से बचना चाहिए, लॉजिक्स और वाकई जो सच्चाई है उसको समझना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।